नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में अपना पसंदीदा शो, कौन सा शो? पंचनामा। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद आपसे भेंट मुलाकात हो रही है, लेकिन उसका कारण क्या है आप लोग को अच्छे से पता है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। आज के पंचनामा का जो विषय है वो आप देख चुके हैं, लेकिन क्यों ये विषय हम छू रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार को क्यों आवश्यकता पड़ रही है 3 नावों की? आखिर तेजस्वी यादव को हराने के लिए नीतीश कुमार को इतनी चिंताएं क्यों करनी पड़ रही हैं? देखिए, कल अगर आपने एक दिन का जो चला था विधानसभा, नायक फिल्म में एक दिन के लिए बनाया गया था मुख्यमंत्री, और कल एक दिन के लिए चला बिहार में विधानसभा। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोनों फिल्मों को अगर आप देखते हैं। जिस तरह से अनिल कपूर वहाँ बड़े अग्रेसिव थे, सिस्टम को, सरकार को, सबको चुनौती दे रहे थे, वैसे ही कल सदन में तेजस्वी यादव ने खूब चुनौतियाँ दी, खूब बातें कहीं, ऐसे ऐसे बिंदु निकाल कर लाए जिसकी वजह से नीतीश कुमार को थोड़ा शर्मिंदा भी होना पड़ा। हालांकि सत्ता में जो व्यक्ति रहता है वो थोड़ा ढीठ हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार इस बार, अब देखिए ना, सत्ता में नीतीश कुमार है, लेकिन हराने की सोच किसको रहे हैं? जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के पास नीतीश को हराने के लिए बहुत सारे मतलब इतने ज़्यादा मुद्दे हैं कि उन मुद्दों को रिपीट करते करते तेजस्वी यादव बोलते गए और लोग सुनते गए। अब यही बातें अगर पारंपरिक तरीके से चुनाव होता है, यानी ट्रेडिशनल वे में चुनाव होता है, तो जनता तक लेकर पहुंच जाएंगे तेजस्वी यादव। लेकिन लगता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कोरोना काल है। बिहार में आज भी आंकड़े 2500 के ऊपर हैं। ये साबित करता है कि बिहार बहुत तेजी से विश्व का ही नहीं, मैं कहूँगा ब्रह्मांड का कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अब इसके लिए अपने आपको बधाई दीजिए, या सरकार को बधाई दीजिए, या जिसको बधाई देना दे सकते हैं आप, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा। जरूर किसी नन्ही से चींटी के बारे में ये कभी मुहावरा कहा गया होगा। पानी में गिर गई होगी, तैर रही होगी, इधर उधर हाथ पाँव मार रही होगी, लेकिन उसी बीच में उसको एक तैरता हुआ तिनका दिख गया होगा। चींटी तिनके पर चढ़ गई होगी और किसी तरीके से उस नदी को पार कर लिया होगा। नीतीश कुमार चींटी नहीं है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार उस बड़े शेर की तरह हैं जिसने 15 साल तक अपना शासन चलाया है। लेकिन जंगल का भी एक कानून होता है, जो कितना भी ताकतवर होता है, जितना भी बड़ा होता है, जितना भी प्रतापी होता है, उसका समय भी उसी तरह से आता है अंतिम, और वो अपने अंत काल में उन सारी चीज़ों को देखता है जो उसने सोचा था कि वो नहीं देखेगा। यानी जो कठिन घड़ियां होती हैं, सत्ता हाथ से निकलते हुए देखना, इन सभी चीज़ों को हर किसी को देखना है। अब देखिए ना, कांग्रेस ने इतनी दिनों तक देश पर शासन किया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, कांग्रेस सत्ता के लिए लालायित है, लेकिन सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ नहीं रही है। चलिए कांग्रेस की बात छोड़ते हैं, नीतीश कुमार पर फिर से फोकस करते हैं। तो नीतीश कुमार के वो 3 नाव कौन से हैं? देखिए, नीतीश कुमार, अगर नीतीश की बात की जाए तो उन्होंने 15 साल में बहुत सारे कार्य किए हैं। पुल पुलिया, सड़क, बिजली, इन सभी का क्रेडिट वो लेते हैं। स्कूल, अस्पताल, दफ्तर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ना तो उन्होंने रोजगार बढ़ाने में कोई खास योगदान दिया है, ना बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में उनके कोई योगदान माना जाएगा, और ना ही शराबबंदी जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी वो लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसको तो हर जगह फ्लॉप कहा गया है। अब बिहार में पुलिस के माध्यम से ही शराब बिक जाती है, पुलिस वाले भी शराब पीते हैं, जदयू के नेता शराब की पार्टी करते हैं, इतना पी लेते हैं कि कई बार तो वीडियो बना लेते हैं कि कपड़े भी नहीं पहने। अब इसके बाद अगर नीतीश जी ये कहेंगे आकर कि नहीं मैंने शराबबंदी कर दी है, मुझे वोट दीजिए, तो लोग वोट थोड़े देगा। लोग तो ये कहेगा कि आपकी शराबबंदी है कहाँ मालिक, ये तो दिखा दीजिए। खैर, इन सबको ही छोड़ देते हैं, छोड़िए सब बातों को। बिहार जंगल राज में था, मैं नहीं कह रहा, ये कहा जाता था कि बिहार जंगल राज में था। 2005 में नीतीश कुमार रॉबिन हुड की तरह आए और बिहार के लोगों को कहा कि रुक जाइए, हम सुधार देंगे बिहार को। कुछ हद तक तो सुधारा भी उन्होंने, लेकिन इसे ही हनीमून पीरियड खत्म हुआ, जो पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है मिस मैच की वजह से, वो शुरू हो गया। बिहार के लोगों को नीतीश कुमार ने लुभाने के लिए हर प्रयत्न किया, लेकिन ये सारे प्रयत्न फेयर एंड लवली जैसे लगे। जितने देर लगाइएगा उतना ही देर मुंह चमकेगा, फिर का जो अंदर कलर होता है बाहर निकल जाता है। परमानेंट थोड़ी होता है। किसी भी जगह का रंग रोगन या फेसलिफ्ट तभी तक काम करता है जब तक कि हनीमून पीरियड होता है, और बिहार के लोगों ने तो नीतीश कुमार के पहले ही टर्म में हनीमून पीरियड को खत्म कर दिया था। उसके बाद से उन्हें भाजपा का, लालू का, कांग्रेस का, सभी का साथ लेना पड़ा सरकार चलाने के लिए। हालांकि नीतीश कुमार को बिहार में परिवर्तन का घोतक कहा जाता है।
उन्होंने बिहार में परिवर्तन तो लाया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ये हमेशा सवाल पूछा जाता है। कल भी तेजस्वी यादव ने ये सवाल पूछा कि आप कहते हैं कि 15 साल 15 साल 15 साल 15 साल हमने जो किया हम उसके लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन आपने जो 15 साल में किया है उसके लिए आप माफ़ी कब मांगिएगा। देखिए, कायदे से ये आंकड़े भिड़ंत था, यानी अब ना तो कोई इस पूरे विधानसभा का जो ये कार्यकाल था 5 सालों का वो खत्म हो चुका है। अब मतलब खत्म इन द सेंस कि अब कोई मीटिंग नहीं होगी, ना विधानसभा में एक दूसरे के सामने नेता प्रतिपक्ष और सीएम आएंगे, ना ये सारे लोग एक साथ बैठेंगे। अब एक बार चुनाव होगा और चुनाव के बाद फिर से जब सरकार गठित होगी तो एक नेता प्रतिपक्ष बनेगा, एक सीएम बनेगा, एक डिप्टी सीएम बनेगा। अब एक बनेगा कि 2 बनेगा ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस बार बिहार में डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ेगी, ये हमारी भविष्यवाणी है बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर। लेकिन छोड़िए ये सब बातों में क्यों पड़ रहे हैं। नीतीश जी के पास 3 नाव हैं। नीतीश जी के 3 नाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने पोशाक, साइकिल, इन सारी योजनाओं के तहत मानव श्रृंखला, जल जीवन हरियाली, कई यात्राओं का मुझे नाम भी याद नहीं पड़ रहा, इतनी यात्राएं उन्होंने कर ली है कि अब तक वो चीन पहुंच चुके होते हैं। लेकिन खैर छोड़िए इन सब बातों को। बिहार के जो लोग हैं वो बिहार के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को काफ़ी हद तक आजमा चुके हैं। नीतीश कुमार उस एक खास औजार की तरह काम करते रहे कि अगर बिहार में किसी का नल भी टूटता है तो नीतीश कुमार को ही बुलाया जाता है, और बिहार में किसी के बिल्डिंग में अगर ईंट भी लगानी होती है तो नीतीश कुमार को बुलाया जाता है। लेकिन ये तो हर नेता के साथ होता है। जो नेता अपने आप को उतना वर्सेटाइल प्रोजेक्ट करता है, इतना ऑलराउंडर के तौर पर प्रोजेक्ट करता है कि वो बिहार की सारी समस्याओं का समाधान केवल अपने नाम मात्र से खत्म कर देगा, उस नेता को सभी खोजते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप पे विश्वास ज़्यादा होता है, आपसे उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, तो आप पर लोग क्रिटिकल भी ज़्यादा होते हैं। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर का वो काल जब भारतीय क्रिकेट टीम में तेंदुलकर के अलावा बहुत सारे लोग बड़े चेहरे नहीं थे और अपने कंधे पर तेंदुलकर भारतीय टीम को ढोते थे। लेकिन जब तेंदुलकर फ्लॉप कर जाते थे, किसी मैच में नहीं चलते थे, और उस मैच में इंडियन टीम की जब भद पिटती थी तो उसका भी इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया जाता था कि आप नहीं अच्छा खेलें इसलिए भारत अच्छा नहीं खेली। जबकि उस टीम में और 9-10 सदस्य होते थे, लेकिन फिर भी दोष जो आरोप लगाया जाता था वो सीधे तौर पर तेंदुलकर के ऊपर लगता था। अब खैर नीतीश कुमार जी को तेंदुलकर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बिहार की इस राजनीति में 15 साल से द वॉल की तरह तो खड़े हैं वो। ऐसे में चाहे बाढ़ हो, चमकी बुखार हो, बिहार में गिरती न्याय व्यवस्था हो, या फिर बिहार के लोगों तक मूलभूत सुविधाएं न पहुंच पाना, इन सब के लिए जो ताली अगर राजा को मिलती है तो गाली भी राजा को ही मिलेगी। और इस बार जनता में ज़बरदस्त इस चीज़ को लेकर गुस्सा है। जितना भी लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, एक मीडिया चैनल के दायरे के जितना सीमित दायरा है हमारा, हम कोई मेन स्ट्रीम मीडिया है नहीं, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारी क्षमता है, लॉजिस्टिक्स हमारे पास जितने हैं, उस हिसाब से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें नज़र आता है कि लोगों के मन में नीतीश जी के प्रति उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन उम्मीदों पर नीतीश कुमार खरे नहीं उतर पाए हैं। बीच में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिसकी वजह से जनता नीतीश कुमार से मोह भंग कर चुकी है। और ये चीज़ें अगर पिछले साल हुई होती तो इसका बहुत घाटा नीतीश कुमार को नहीं हो पाता, लेकिन ये इतनी रिसेंट हिस्ट्री है इस घटनाओं की। अब देख लीजिए ना, बिहार में बाढ़ की स्थिति कैसी है। लगातार 18 से 22 जिले बिहार के डूबे हुए हैं, तटबंध टूटते जा रहे हैं, और लोग लगातार इस गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा इसके इशारे के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब रौद्र रूप धारण कर लें ये नदियाँ और लोगों के जीवन लीला को समाप्त कर दें। अब एक तरफ जहाँ ये है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में रोजगार नहीं है। 5 लाख से ज़्यादा लोग बिहार में वापस आए थे, वो जो दिहाड़ी का काम करते हैं। इसके अलावा भी एक बड़ी संख्या है, इसके दुगुनी तिगुनी संख्या है ऐसे लोगों की जो अन्य कार्य करते थे और बिहार में आकर अब बेरोजगारी की जो संख्या है बिहार में वो और बढ़ा देते हैं। बिहार में रोजगार आने वाले नहीं है, और ये कम से कम आने वाले 5 सालों में नहीं होगा, क्योंकि ना तो सरकार के पास कोई स्कीम है, ना विपक्ष इसके लिए कृत संकल्पित है। हालांकि इसके लिए अगर लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाया जाए तो बिहार को रोजगार का हब बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार के पॉलिसी पैरालिसिस कहिए या प्लानिंग की कमी बोलिए, अब तक ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। खैर इसको भी छोड़ देते हैं। बिहार में कोरोना की परिस्थिति ऐसी है कि अब
हर घर में, बिहार के हर मोहल्ले में लाशें निकलनी शुरू हो गई हैं, हर घरों में लोग खांसते छींकते नजर आ रहे हैं। सबको कोरोना कहीं ना कहीं टच कर चुका है, बिहार के हर परिवार को। ऐसी परिस्थिति में सरकार कितनी हेल्प कर पा रही है लोगों की, ये सामने है। हमारे रिपोर्टर्स, चाहे सुमन हो, चाहे पल्लवी हो, चाहे बिरजू हो या राकेश हो, ये हर जगह, चाहे एनएमसीएच हो, पीएमसीएच हो, पटना के कोई इलाके में छोटा अस्पताल हो या पटना का बड़ा से बड़ा अस्पताल एम्स हो, इन सभी की सच्चाई आपको दिखा चुके हैं। अब तो लोगों का विश्वास भी उठ चुका है, कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, उनके अंग निकाल लिए जा रहे हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव बता दिया जा रहा है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लोगों तक मुहैया नहीं कराई जा रही है जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। तो नीतीश के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो देखिए, नीतीश कुमार ने तो काम 15 साल किया है, लेकिन इस 15 साल के काम पर अगर वो वोट मांगेंगे तो नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी भी नहीं कि वो उस नाव पर बैठ जाएं जिस नाव में पहले से ही छेद है। तो नीतीश कुमार अपने ऊपर भरोसा तो नहीं ही करेंगे। नीतीश कुमार जिन मुद्दों पर भरोसा करेंगे उनकी एक लिस्ट हमारे हाथ लगी है, जिसमें से टॉप 3 जो नाव है, जो मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार इस बार का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये जो खबरें आ रही हैं, ये कुछ तो सामने दिख रही हैं और कुछ अंदर खाने से जो चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं के माध्यम से सामने आई। नीतीश कुमार ने बहुत महत्वाकांक्षी अपनी एक योजना वर्चुअल सम्मेलन कराई और उसमें जो लोगों ने उत्सुकता दिखाई, मिलियंस ऑफ मिलियंस ना आकर 18-19 लोगों ने देखा, ये साबित करता है कि ये आयोजन उनका फ्लॉप कर गया। और अब इसकी वजह से वो डर भी गए हैं कि अगर मैं अपने मुद्दों पर जो काम हमने किए हैं, आरसीपी सिंह बोलते जा रहे हैं कि ये किया, ये किया, ये किया, और लोग 18, 19, 20, 30 देख रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इन 30 लोगों में से कई लोग तो ऐसे होंगे कि जो मोबाइल छोड़कर बाहर निकलेंगे भी नहीं वोट देने की बात आएगी तो फिर ये 10-12 लोगों से वोट से क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बन जाएंगे? नहीं। तो नीतीश कुमार के प्लान ऑफ एक्शंस क्या है? देखिए, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत, बिहार के लाल, इतने बड़े कलाकार, पूरे ब्रह्मांड में उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन अब हमारे बीच में नहीं है। कुछ कारण जरूर होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने जीवन को खुद ही समाप्त कर लिया। हालांकि जो अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ और बाकी खबरों को जो रोजगार की तरफ परोसा जाता है उनकी बात माने तो किसी ने हत्या कर दी, कोई साजिश थी, कोई कह रहा है कि इनको नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ा, कोई कह रहा है कि कई घराने हैं, कोई सलमान खान का नाम लेकर आ रहा है, कोई करण जौहर का नाम लेकर आ रहा है। इन सभी चीज़ों से इतर सुशांत सिंह राजपूत ने कोई अंतिम लेटर नहीं लिखा था अपने फैंस, अपने परिवार और अन्य लोगों के लिए। ये भी साबित करता है कि सुशांत सिंह राजपूत शायद किसी को कन्विक्ट करना नहीं चाहते हों। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी कभी भी हो सकती है, और इसका अगर वक्त पर इलाज नहीं कराया जाए और अगर नहीं हो तो कोरोना की तरह व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से उसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। ये किसी को भी हो सकता है, आपको, मुझे और हमसे बहुत ताकतवर, इंटरनली स्ट्रॉन्ग लोगों को भी डिप्रेशन हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को जून से लेकर अगस्त तक चुपचाप खींचती आई और अब इस पर नीतीश कुमार भी अपनी राजनीति साधना शुरू कर चुके हैं। मुंबई वर्सेस बिहार हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुंबई में जो सरकार है वो भाजपा की नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है। वहां पर जो सरकार है वो एनसीपी, कांग्रेस के साथ मिलकर और शिवसेना ने सरकार बनाई है, और वहां की सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि चुनावी लाभ उठाया सके। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत अगर डिप्रेशन में थे, उनको कई समस्याएं थी, तो अब तक कई बिहार के ऐसे होनहार कलाकार हैं जो गुमनामी में जी रहे हैं, उनके लिए भी सोचा जा सकता है। अगला कोई सुशांत सिंह राजपूत न बन जाए, इसके लिए किसने अब तक आवाज उठाई, किसने सोचा इसके लिए? ना सरकार ने, ना कोई सोशल जस्टिस के तमगे उठाकर घूमने वाले लोगों ने। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं हमारे बीच में है, उनको एक चुनावी मुद्दा बनाया गया और उनके नाम पर वोट इकट्ठा करने के लिए, बिहारी सेंटीमेंट को जगाने के लिए भाजपा ने एक जबरदस्त रणनीति रची है। आप देख लीजिए, जो भाजपा कल तक इस मुद्दे पर एक्टिव तक नहीं थी, इसे एक समाज विशेष से जोड़कर छोड़ दिया गया था। करनी सेना इस पर एक्टिव थी, राजपूत समाज बिहार का एक्टिव था, और ये जानते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत ने कई बार अपने सार्वजनिक मंचों से ये बात कही कि वो किसी खास जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन
कभी इस बात को सार्वजनिक तौर पर मानते नहीं। वो अपने आप को ग्लोबल सिटीजन मानते हैं, यानी किसी जात का वो मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर राजनीति की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना अपनी तरफ है, और जो ये सारी चीजें हो रही हैं मुंबई पुलिस, अगर देखिए बात की जाए बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस के साथ बिहार का हर व्यक्ति खड़ा, हम भी खड़े हैं, लेकिन बिहार पुलिस के कार्यों को अगर देखें पिछले कुछ सालों में, तो बिहार में ऐसी कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जिन घटनाओं को उद्भेदन करना, अब मुजफ्फरपुर का ही कांड लीजिए ना, कई लोग इसमें शामिल हैं। अब सृजन घोटाला देख लीजिए ना, कितने लोगों को, हाई प्रोफाइल लोगों का इसमें नाम है, लेकिन बिहार पुलिस से ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। बिहार पुलिस यहाँ से मुंबई जाएगी और वहाँ जाकर सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व कर लेगी एक दिन में ही। ये लार्जर देन लाइफ पिक्चर बनाना, किसी को भी इतना बड़ा हीरो बना देना कि वो सारी समस्याओं का निदान कर देगा, ये फिर से हमें यही याद दिलाता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी को जिस कार्य के लिए जनता ने चुना था, क्या वो कार्य पूरा हुआ? क्या नोटबंदी से आप संतुष्ट हैं? क्या कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने काम किया है उस कार्यों से आप संतुष्ट हैं? सवाल तो आपके मन में जरूर कौन रहा होगा, पूछने वाला दोषी हो जाता है। मैंने पूछ दिया, हो सकता है मेरे खिलाफ भी झंडा जुलूस निकलना शुरू हो जाए। खैर छोड़िए, इन सब चीज़ों से क्या डरना। जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं और खासतौर पर पत्रकारिता जैसा बहुत ही खतरनाक प्रोफेशन चुनते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता होता है और आपका डर पहले से कम हो जाता है। छोड़िए, इन सब चीज़ों को ज़्यादा चर्चा नहीं करना, वरना मैं भी प्रेस हो जाऊंगा। दूसरा मुद्दा देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा तो है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर नीतीश कुमार भाजपा एक जबरदस्त सेंटीमेंट बनाएंगे। ऐसे मौके पर सुशांत सिंह राजपूत गए हैं जिस वक्त बिहार में चुनाव होना है और कोरोना और बाढ़ को लेकर अगर चर्चाएं करने लगेंगे सत्ता पक्ष के लोग, तो उनकी खुद भद पिट जाएगी और जनता के सामने हकीकत सामने आ जाएगी। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किसी ने कर दी है और उसको खोज कर दोष दिलाना, उसको सजा दिलाना बहुत जरूरी है। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या थे सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते, इन रिश्तों को निजीकरण पर भी कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है। अगर सुशांत अगर दुखी होते या उनकी कोई समस्या होती रिया से, तो वो सारी बातें खुलकर बता सकते थे अपने पिता को, अपनी बहनों को, लेकिन जो बातें उनके पिता उनकी बहनों से सामने आ रहे हैं उसमें कोई ऐसी बड़ी बात समझ में नहीं आई है जिसकी वजह से वो रिया से बहुत ज़्यादा खफा हो या रिया उन्हें डोमिनेट कर रही हो या उनके खिलाफ कोई साजिश चल रही हो। खैर छोड़िए इन बातों को, अगला मुद्दा उठाते हैं। नीतीश कुमार के पास बिहार में अपने शासनकाल के बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो उन्होंने काम किए हैं उनकी लिस्ट हो ना हो, उनके पास लालू यादव के कार्यकाल में हुए गलतियों का एक पूरा कच्चा चिट्ठा है। और अपने एक मंत्री हैं नीरज कुमार, उनके माध्यम से वो बिहार के अलग अलग दीवारों पर कलाकृतियां बनवाते रहते हैं। कितने घोटाले हुए, कितनी जमीन रजिस्ट्री हुई, कितने लोगों की हत्या हुई, शहाबुद्दीन का काल याद दिलाया जाता है। बिहार में जो अपहरण का एक शासनकाल चला था जिसमें अपहरण इंडस्ट्री बन गई थी, उसे याद दिलाया जाता है। AK-47 खुले हम लहरने लगते हैं और बिहार में कैसे डोमिनेंट थी जो बंदूक की नीति थी, यानी गन नीति, वो याद दिलाया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है, आप अगर इन सभी चीज़ों को जो पूर्वाग्रह है उसको एक तरफ कर दीजिए और आप जब यथार्थ की बात करने आइएगा, तो आप जब जोड़ घटाव कीजिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंकड़े कहते हैं, NIC के आंकड़े जो नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर है वहाँ के क्राइम डाटा कहता है कि बिहार में इस वक्त जो आंकड़े खासतौर पे जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं इनके रजिस्टर हो रहे हैं, ये पहले से कहीं ज़्यादा है। यानी जंगल राज अगर वो था तो ये डबल जंगल राज है। अब ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें खुद वेबसाइट कह रही है और वो भी सरकारी वेबसाइट्स। नीति आयोग की बात कीजिए ना, नीति आयोग की बात करें तो बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। बिहार में इतनी संभावनाओं के बावजूद बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। रोजगार कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है, लोगों को आज भी भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है बिहार में। और कोरोना और बाढ़ ने तो ऐसे भी लोगों की जान ले ही ली है। अब सरकारी जो तंत्र है, जो सुचारू रूप से काम करना चाहिए, ऐसे वक्त में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग बाहर लाइन लगाकर फुटपाथ पर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, वहां भी डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके बावजूद कई लोग भूखे मर रहे हैं, ना तो उन्हें बाढ़ ना कोरोना मार रही है, वो बस इसलिए बैठे हुए अपने घरों में कि सरकार उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रही है, बाढ़ उन्हें अपने घरों में कैद कर रही है और भूखे घर में क्या कर सकते हैं, जान दे रहे हैं। क्या छोड़िए इन सब बातों को, बिहार के हर घर में एक सुशांत सिंह राजपूत है जो कि या तो इसलिए
डिप्रेस है कि उसे नौकरी नहीं मिल रही है, या वो इसलिए डिप्रेस है कि उसके पास संभावना है, उसकी क्षमता होने के बावजूद ना सरकार की स्कीम्स उसके तक पहुंच पा रही हैं, ना खुद प्रकृति की भी बात करें तो प्रकृति भी बिहार में लोगों को बहुत ज्यादा मौका देती नहीं है। बाढ़ नहीं होता है तो सुखाड़ हो जाता है, और सुखाड़ नहीं होता है तो नेपाल के माध्यम से भूकंप आ जाता है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, इनको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछली बार चुनाव में आपने देखा था कि भाजपा के पास था, और इस मुद्दे ने मोदी लहर जो 2014 में थी उसको समानांतर खड़ा कर दिया फिर से 2019 में। आपको याद होगा कि कैसे पाकिस्तान ने हमला किया था हमारे सैनिकों पर, और उसका जवाबी कार्रवाई जो हमारी सेना ने की थी सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर, और एक जो भी हमला किए गए थे हमारे सैनिकों की तरफ से, इसको अपनी एक बड़ी सफलता के तौर पर भाजपा ने प्रोजेक्ट किया था। इसके बदले में क्या हुआ, नेशनल सेंटिमेंट जागा, लोगों को लगा कि नहीं, भले ही हमारे पास रोजगार हो ना हो, भले ही हमारे पास कोई मूलभूत सुविधाएं हो ना हो, हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ होना हो, हमारी अपने सपनों की जमीन जो खरीदने जा रहे हैं उसके लिए पैसे जुट ना रहा हो, मकान बने ना बने, गाड़ी खरीदे ना खरीदे, पिताजी का इलाज हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान का जवाब तो दिया जा रहा है ना, चलिए इसी सरकार को वोट कर देते हैं। और इस कारण से हुआ क्या, जबरदस्त सेंटिमेंट लोगों का मिला और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ फिर से वापस कर गई। अब भाजपा को कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आ गया कि जब उसे पोलराइजेशन से और ये हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान कर कर ही वोट लेना है, तो क्यों ना इस बार भी एक ऐसा ही सेंटिमेंटल मुद्दा उठाया जाए। अब देख लीजिए, जिस समय भारत में पूरे निर्माण होना चाहिए था टेम्पोररी हॉस्पिटल्स का, ऐसे ऑक्सीजन बैंक्स का जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई कोरोना से न मर जाए, उस वक्त भारत में राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है, और वो भी एकदम पूरे तामझाम के साथ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ और या ना ये कोई और कह रहा होगा कि राम मंदिर का निर्माण ना हो, राम मंदिर का निर्माण बिल्कुल हो और पूरी भव्यता के साथ हो, लेकिन साथ ही साथ हमें अस्पताल भी बनवाने चाहिए। हमें ऐसे मुद्दों पर काम करना चाहिए जिससे इस देश में कोई भूखमरी से ना मरे। रोजगार सृजन के लिए हमें काम करना चाहिए, और ये काम वही करेंगे जो सत्ता में होंगे। और सत्ता में कौन है? केंद्र में भाजपा, बिहार में जदयू यानी एनडीए। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार जो कि 2014 में बहुत बड़े सेकुलर हो गए थे और नरेंद्र मोदी के चेहरे से इन्हें नफरत सी हो गई थी, यहाँ तक कि 15 में नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी की जो लड़ाई हुई थी बिहार में, वो यादगार भी मानी जाती है। फिर भी 2017 में वो नरेंद्र मोदी के साथ हो लिए थे। अब ये आप ये भले कह दीजिए कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन नीतीश कुमार की भी मौसम वैज्ञानिक वाली एबिलिटीज़ पर आपको शक नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार सेकुलर से सीधे राम भक्त हो गए, और आज बीच में हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी, जैसे कि बिहार जब भारत में लाया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक को क्वैश किया गया था, उस वक्त नीतीश कुमार ने कुछ हद तक विरोध किया था, लेकिन जैसे ही एनआरसी और इन सारे मुद्दे शुरू हुए, उन्होंने भाजपा के सुर में सुर पूरी तरह से मिला दिया था। और आज झारखंड की जो चुनाव की परिस्थितियां थी, जिस तरह से चुनाव में झारखंड में जदयू अपना अलग रुख अख्तियार करने वाली थी, ये शायद नीतीश कुमार का आखिरी जो लाइन था वो अलग उन्होंने भाजपा से लिया था। उसके बाद से भाजपा की हर बात में वो अग्री कर रहे हैं। बिहार को सबसे ज़्यादा कम टेस्टिंग किट्स मिले, नीतीश कुमार को एक्सेप्टेड था। बिहार में बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, कोई राहत सामग्री कुछ नहीं दिया गया, नीतीश कुमार को यह भी मंजूर था। अब चुनाव को लेकर भाजपा का बिहार पर फोकस बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात के दौरान यह ऐलान किया था कि बिहार में आने वाले छठ के समय तक जो गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को दिया जा रहा है राशन, वो बढ़ा दिया जाएगा उसकी अवधि। और इसमें नीतीश कुमार को बिल्कुल एग्रीड थे, नीतीश कुमार खुश थे कि बिहार के लोगों को मिलेगा राशन। अब देखिए, बात यहाँ कहीं ना कहीं घूम फिर कर वहीं आ जाती है। एक तरफ राशन है, एक तरफ भाषण है, और भाषण से राशन को मिलाकर इस तरह से परोसा जा रहा है बिहार में कि लोगों तक वो चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं जो पहुँचनी चाहिए। आप अगर बिहार की परिस्थिति को देखते हैं तो एक तरफ कोरोना, एक तरफ बाढ़, और इन दोनों की वजह से परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई हैं कि लोग वाकई घरों में बैठ कैद हैं और उनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। जो क्वारंटीन सेंटर में सरकार हवाला दे रही है कि 5500 रुपये एक व्यक्ति के ऊपर खर्च किया गया है और उसे खिलाया क्या गया था। आपने इसी चैनल पर वीडियो देखा है कि चूड़ा और मिर्च दिया गया था, सूखा चूड़ा और मिर्च दिया गया था कोरोना पॉजिटिव लोगों को खाने के लिए कि वो खाकर अपने कोरोना से लड़ाई लड़े।
जहां एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए, काढ़ा पीजिए, ऐसी ऐसी च्यवनप्राश खाइए जिसकी वजह से आपको बीमारी से लड़ने का मौका मिले, वही सरकार खुद जब खिलाने की बात आती है चूड़ा खिला देती है। खैर भूल जाइए चूड़ा, क्योंकि अब राम मंदिर बनने वाला है और इस मुद्दे पर भाजपा प्रचंड तौर पर प्रचार करने वाली है। हालांकि अमित शाह जरूर कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले गए हैं, उन्हें कोरोना हो गया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो जाए ताकि राम मंदिर के निर्माण में और राम मंदिर के शिलान्यास में वही पहुंच पाए, लेकिन हालांकि ये लग नहीं रहा कि संभव होगा, क्योंकि 5 अगस्त को ये होना है और तब तक उनको रिकवर होने में समय काफ़ी लगने वाला है। लेकिन जो भी हो, इन परिस्थितियों में एक बड़ी बात तो कहीं ना कहीं है कि नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ साथ राम मंदिर के मुद्दे पर बैठ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार 2019 में पाकिस्तान पे हमला करके जवाबी कार्रवाई करने का भाजपा को जो फायदा मिला था, उसका फायदा बिहार में नीतीश कुमार को भी मिला था। नीतीश कुमार 17 में से 16 सीटें अपनी जीत कर आए थे, जो कि इनके हिसाब से, क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से लोकसभा में एक बहुत बड़ा मार्जिन कहा जा सकता है और नीतीश चाहेंगे कि उसी मार्जिन को रिपीट किया जाए। अब इस बार भले ही राम के नाम पर जीत जाए, पिछली बार पाकिस्तान को जवाब दिया गया था, तो इस बार राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर बनेगा तो लोगों में बिल्कुल सेंटिमेंटल वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन बात समझ में ये नहीं आएगी कि नीतीश कुमार उसी मंच से जब भाजपा को सेकुलर कहते थे, भाजपा को कम्युनल कहते थे और अपने आप को सेकुलर, तो उसी मंच से ये कैसे कह पाएंगे कि उनके प्रयासों की वजह से राम मंदिर बना है। कम से कम भाजपा के लोग तो ऐसा नहीं मानते हैं कि नीतीश कुमार का कोई योगदान है राम मंदिर के बनने में। तो भैया आपने सुन लिया, ये 3 बिंदु हैं जिन पर नीतीश कुमार इस बार इन तीनों नावों पर सवार होकर अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी है उसे पूरा करेंगे। और ये विधानसभा तो खत्म हो गया है, अब अगले विधानसभा में नीतीश कुमार फिर उसी रोल में रहना चाहते हैं तो इन 3 नावों का वो सहारा लेंगे। इंटरनल खबरें बिहार की राजनीति में खूब चल रही हैं, यही सब बातें चल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत को जबरदस्ती मुद्दा बनाया गया है, राम मंदिर को मुद्दा बनाया जाएगा। लालू यादव तो सर हमेशा के लिए मुद्दा है, लालू यादव तो लगता है कि गो टू प्लान है नीतीश कुमार के और जो सुशील मोदी उनके सिपे सालार हैं उनके लिए। तो इन सब चीज़ों पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आपने पंचनामा का एपिसोड आज का देख लिया, बहुत दिनों बाद पंचनामा आज हुआ है, बहुत लंबा मैंने खींचा भी है। इतने देर बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि पंचनामा आपको कैसा लगा, क्योंकि पंचनामा अगर आपको अच्छा लगता है तभी तो हम कर पाएंगे ना। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।